नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ तिब्बत। तिब्बत की स्टोरी बेसिकली है क्या? आपको अक्सर दलाई लामा जो है वो न्यूज में देखने को मिलते होंगे, तो वो कहाँ के? वो तिब्बत के ही है। सो इसकी स्टोरी क्या है? द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। तिब्बत बेसिकली सेंट्रल एशियन रीजन में एक प्लेट्यू रीजन है, और ऐसा मानना है कि चाइना हमेशा से क्लेम करता आया है कि तिब्बत क्या है, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी को आगे बढ़ाते उसने क्या किया, 1950 में चाइना ने तिब्बत को टुक ओवर कर लिया, मतलब उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो इससे जो वहां तिब्बत के लोग थे उनको बहुत थ्रेट फील हुआ कि चाइना ये गलत कर रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है। तो ऐसे में चीजें और ज्यादा खराब होती गई। और जब 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इसमें एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो हमारा, मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम लोग मतलब आगे लेकर जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। तो चाइना ने बोला, इंडिया को आश्वासन दिया इस एग्रीमेंट के थ्रू कि भले ही हमने तिब्बत को मतलब टुक ओवर कर लिया, लेकिन हम उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन कर कर रखेंगे। तो इंडिया इस चीज से क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई वाले फेज में था, तो उसने मान लिया जो चाइना ने बोला। लेकिन धीरे धीरे जो वहां की सिचुएशन थी बहुत ज्यादा खराब होती चली गई तिब्बत में। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा accompanied the Chinese premier। देखिए जब 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस टाइम पे जो दलाई लामा थे उन्होंने चाइनीज प्रीमियर को अकम्पेन भी किया था। ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन 1956 ही इन्फॉर्म नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। और उन्होंने जब 1956 में दलाई लामा चाइनीज प्रीमियर के साथ इंडिया विजिट करने आए, तो उन्होंने बताया कि कैसे तिब्बत में चीजें इतनी ज्यादा वर्स होती जा रही है कि वहां का जो कल्चर, जो रिलीजन है बेसिकली वो डिग्रेड हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इंडिया को इनिशियली तो थ्रेट फील नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंडिया को रियलाइज हुआ कि इससे क्या होगा कि जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको भी हार्म पहुंचेगा, क्योंकि तिब्बत एज अ बफर रीजन काम करता था किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. In 1958, there was armed uprising in Tibet against China's occupation. This was suppressed by the Chinese forces. क्योंकि लोगों में भी बहुत ज्यादा अब क्या आ रहा था कि चाइना के रूल के अगेंस्ट आवाज उठने लगी थी, तो चाइना ने उसको भी दबा दिया था। और सिचुएशन को सेंस करते हुए क्या हुआ कि 1959 में जब वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हुई, तो दलाई लामा इंडिया आ गए। बेसिकली उन्होंने इंडियन टेरिटरी में एंट्री ले ली और यहाँ पर पनाह ले ली, जिससे चाइना और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने क्लेम किया कि इंडिया क्या कर रहा है, एंटी चाइनीज एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। और आपको एक रीजन देखने को मिलता है ना, धर्मशाला हिमाचल में, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ की है, तिब्बत की रहती है। और दिल्ली में भी कई ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगी जहां पर जो तिब्बत की पॉपुलेशन है वो लार्ज नंबर में हमें दिखेगी। तो ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी थी, क्या क्या हुआ। इसने जो तिब्बतन से यहाँ पर आकर रह रहे थे, चाइना ने उसका बहुत ज्यादा अपोज किया और उनका मानना था कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी, और उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अपोज किया कि इंडिया उनको पनाह दे रहा है, यहाँ पर बेसिकली उनको रहने की जगह दे रहा है, रिफ्यूजीज की तरह उनको रख रहा है। और सेम टाइम पे क्या होता है कि जहां पर चाइना का मानना था कि तिब्बत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, मतलब चाइना का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं तिब्बत के लोगों को लगता था कि जो चाइना है वो अननेसेसरीली वहां के जो कल्चर है, वहां का रिलीजन है, उसको खत्म करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी। कुछ कुछ ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे 1959 में दलाई लामा इंडिया में आए थे शरणार्थी बनकर। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1954 में। 56 में फिर वो एक मीटिंग के लिए आए थे यहाँ पर इंडिया में दोबारा से, जहां पर दलाई लामा ने अपने कंसर्न शो किए थे तिब्बत को लेकर इंडिया से। अब देखिए, पहले मैंने भी आपको बताया कि इंडिया शुरुआत से किस फेज में था, हिंदी चीनी भाई भाई उस फेज में था। लेकिन फिर जब चाइना ने इन्वेजन किया इंडिया पर 1962 में, तो इंडिया किस फेज में आ गया, हिंदी चीनी बाय बाय। अब इंडिया वहां से निकल के इस वाले फेज में आ गया कि भैया
चाइना ने मतलब इतना बड़ा धोखा दिया इंडिया को कि इंडिया ने अपना तो स्लोगन था वही बदल दिया कि अब हम हिंदी चीनी बाय बाय, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अब हम अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ेंगे। तो बेसिकली दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी जिन्होंने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को खराब किया। फर्स्ट क्या था, चाइनाज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, जब 1950 में चाइना ने तिब्बत का एनेक्सेशन कर लिया था। नेक्स्ट क्या था, बाउंड्री डिस्प्यूट सच एज अक्साई चिन रीजन और अरुणाचल प्रदेश का, जिसको हम उस टाइम पे क्या बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। मैं आपको मैप के थ्रू एक बार दिखा देती हूं। देखिए जो ये अक्साई चिन रीजन आपको देखने को मिल रहा है लद्दाख में, बेसिकली जम्मू कश्मीर में, और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ एज अ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बल्कि जो हमारे इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी। तो 1962 में क्या हुआ, जब चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, तो उसने दो फ्रंट पर अटैक किया, एक तो अक्साई चिन रीजन पर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश पर। और अगर आप न्यूज को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में ऐसी कुछ न्यूज देखने को मिल रही थी कि चाइना ने लिटरली जो यहाँ के गांव है ना, बॉर्डर एरियाज जो है अरुणाचल प्रदेश के, वहां पे अपनी कॉलोनीज बसा ली है, यानी वो अब वहां पर अंदर तक आ गए हैं। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को रिफ्यूट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। तो ये मैप के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर, जब मैं बात करूंगी वेस्टर्न फ्रंट की तो अक्साई चिन, और रीजन ईस्टर्न फ्रंट की तो मतलब अरुणाचल प्रदेश। आपको मैप से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज की। चलिए, while the entire world's attention was on the crisis involving the two super powers, जब लोगों को लग रहा था ना कि वर्ल्ड वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, तो लोगों का ध्यान किस चीज पर था कि दो सुपर पावर्स है, एक तो यूएसए है, एक सोवियत यूनियन है, तो लोग उन्हीं की बात कर रहे थे। ऐसे में उस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने क्या किया, चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर 1962 में, दोनों फ्रंट पर, यानी दोनों डिस्प्यूटेड लैंड, जो हमारा अक्साई चिन रीजन था और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन था, दोनों जगह पे सेम टाइम पे अटैक लॉन्च कर दिया। The first attack lasted for 1 week and the Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. पहले उसने ईस्टर्न फ्रंट पर किया और जहां पर उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा रीजन था उसको ग्रैब कर लिया। The second wave of attack came next month, while the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh. In the eastern, the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam Plains. तो स्टोरी क्या थी उस टाइम पे, जब चाइना ने अटैक लॉन्च किया इंडिया के ऊपर, तो हमने अपने वेस्टर्न फ्रंट को तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंड कर लिया, वेस्टर्न फ्रंट यानी हमारा अक्साई चिन रीजन। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर हमारे साथ क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी इतनी ज्यादा अंदर आ गई थी कि ऑलमोस्ट असम प्लेन्स तक पहुंच गई थी। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर एंड इट्स ट्रूप विथड्रू टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन। मतलब चाइना ने खुद ही उसके बाद क्या कहा कि हम यूनिलेटरली सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं और हम विड्रॉ कर रहे हैं यहां से, यानी जो कंडीशन पहले थी वापस से वो मेंटेन की जाएगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए बेसिकली, जब क्योंकि इंडिया तो उस वाले फेज में था ना, जो हमारे नेहरू जी थे, उनको तो लगता था इंडिया कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन कुछ लीडर्स उस टाइम पर ऐसे भी थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका मानना था कि वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना, मतलब चाइना हमें धोखा दे सकता है। तो जो जब अटैक हुआ बेसिकली 1962 वाला, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। फर्स्ट वाज इट पुट अ डेंट ऑन इंडियाज इमेज, हमें नेशनल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा बेसिकली इस इवेंट की वजह से। नेक्स्ट वाज इंडिया हैड टू अप्रोच अमेरिकन, हमने क्या किया, अमेरिकन और ब्रिटिश को मतलब अप्रोच किया ताकि हमें मिलिट्री असिस्टेंस दी जा सके। ऐसे में सोवियत यूनियन क्या था, वो क्या रहा, न्यूट्रल रहा, कि ना तो हम इंडिया का साथ दे रहे हैं ना हम चाइना का साथ दे रहे हैं, हम अपना न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे। मैनी टॉप कमांडर्स रिजाइन, बहुत सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको रिजाइन करना पड़ा इस इवेंट के बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फेलियर था कि वो आर्मी में होकर, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी ऐसे अटैक्स को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाए और ना अच्छे स्टेप्स ले पाए। और जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनेगा, नाम आपको याद रखना है, कौन थे, वी के मेनन।
उन्होंने भी कैबिनेट से रिजाइन कर दिया, जो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों सीयूईटी में कि हु वाज देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन थे? वीके मेनन। फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि 1962 में चाइना के अटैक के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शन, मतलब इससे क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था उस टाइम पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शंस में कैसे डोमिनेंस हासिल करी थी, लेकिन इस इवेंट की वजह से कुछ बाय इलेक्शंस में इंडिया को डिफीट भी फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मूड ऑफ कंट्री बिगिन टू चेंज। लोगों के मन में अब क्या आने लगा था कि अब कांग्रेस का टाइम खत्म, जैसे होता है ना अपना टाइम आएगा, तो ऐसे कांग्रेस का टाइम अब जाने वाला है, तो इससे पॉलिटिकल मूड था वो लोग। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडियाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। तो इंडिया के रिलेशनशिप आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1947 जब से पाकिस्तान बना है इंडिया से निकलकर, तब से ही इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा खराब रहा है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले हैं। सो अ प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। जो आपको पता है कि कश्मीर वाला इशू है सारा 1947 की देन है, क्योंकि जब कश्मीर में बेसिकली जब पाकिस्तानी आर्मी घुसकर आई, तो उस टाइम पे जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो कहाँ चले गए? यूएन के पास चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि यूएन ने बोला कि आपको जो जहां पर है वहीं पर रुकना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने जो बेसिकली जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसने वहां पर अपनी धौंस जमा रखी है अभी भी, जो हमें देखने को मिलती है। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। लेकिन जो ये प्रॉक्सी वॉर थी कभी भी फुल टाइम वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई अंटिल 1969। The issue was then referred to the UN. Pakistan soon emerged as a critical factor in India's relations with the US and subsequently with China. आपने हमेशा देखा होगा कि अगर इंडिया यूएन में कुछ भी रेजोल्यूशन लेके आता है अगेंस्ट टेररिस्ट, जो पाकिस्तान जिनको पनाह देता है, तो चाइना ऐसे में क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती दिखाते हुए उसको वीटो कर देता है। तो ऐसे ही कैसे जो इवेंट्स हुए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ने कैसे पाकिस्तान, इंडिया और यूएस और इंडिया और चाइना के रिलेशंस को भी इफेक्ट किया है। एक इवेंट क्या हुआ 1960 में बच्चों, 1947 के बाद की वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी साइन कराई जिसका नाम क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी। ये भी अभी काफी न्यूज में देखने को थी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और उस ट्रीटी के अंदर क्या था कि जो 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इंडस प्लस जो उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, उसको बाइफरकेट किया गया कि जो 3 रिवर्स है उसका जो 80% ऑफ वाटर है वो इंडिया यूज करेगी, और जो बची हुई 3 रिवर्स है उसका वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। 80%, नॉट 100%, क्योंकि बाकी बचा हुआ 20% वो दोनों के लिए यूसेज में आएगा। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ। 1965 में मैंने अभी आपको बताया कि 1947 से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब रहे, लेकिन कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई थी टिल 1965, जब पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, उस पर अटैक लॉन्च किया। दिस वॉज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर रीजन। यानी 1965 में पहले उन्होंने क्या किया? रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भी अटैक कर दिया। Pakistani rulers were hoping to get support from the local population there, but it did not happen. जब उन्होंने उसमें जम्मू कश्मीर में अटैक लॉन्च किया पाकिस्तानी आर्मी ने, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जब वो अटैक करेंगे तो कश्मीर के लोग उनका बड़ा साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां के लोगों ने इस चीज को अपोज किया। इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन कश्मीर फ्रंट, और कश्मीर में सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो जाए, ऐसे में जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? शास्त्री जी। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी को कि हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे।
इन अ फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर। ताकि देखिए कितना विजनरी लीडर थे शास्त्री जी। उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में सिचुएशन खराब हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि कश्मीर फ्रंट पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है तो हमें थोड़ा सा ध्यान भटकाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या स्टेप लिया कि हम पंजाब बॉर्डर के थ्रू अटैक लॉन्च करेंगे पाकिस्तान पर, काउंटर ऑफेंसिव अटैक। और ऐसा मतलब माना गया जाता है, ऐसा एक्चुअल में हुआ था कि इंडियन आर्मी ने इतनी ज्यादा अंदर तक, मतलब बेसिकली हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी ऑलमोस्ट। तो कितना बड़ा स्टेप था उस टाइम पर, ये 1965, जब हमारे पास आर्म्स वगैरह इतने ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन हमारे पास साहस की कमी कभी नहीं रही है बच्चों। फाइनली हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूएन इंटरवेंशन। फिर फाइनली क्या होता है, हमेशा की तरह यूएन आ जाता है अपना कार्ड लेके कि आपको इस सारी चीजें स्टॉप करनी है, क्योंकि अगर 1 to 1 वॉर होगी, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की हार तो तय है। लेकिन हमेशा यूएन आ जाता है अपनी पॉलिसीज को लेके कि पीस बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो फाइनली यूएन ने इंटरवीन किया और हॉस्टिलिटीज जो थी दोनों कंट्रीज के बीच वो खत्म हुई। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन दी ताशकंद एग्रीमेंट। आपने एक वेब सीरीज का नाम भी सुना होगा आई थिंक, और देखी भी होगी, ताशकंद फाइल्स। वो इसी एग्रीमेंट पर बेस्ड है बेसिकली, एंड इट वॉज ब्रोकर्ड बाय सोवियत यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको 2-3 एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट क्या था, पंचशील विच वॉज रिलेटेड टू चाइना, जो इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट इज ताशकंद एग्रीमेंट जो कि इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड है। प्लस इसको किसने मतलब मीडिएट किया था, सोवियत यूनियन ने, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले किया था इसमें। और कौन कौन से लीडर्स थे वो भी आपको नाम याद रखने। वहां पर कौन था, जब हम पंचशील एग्रीमेंट की बात करते हैं तो नेहरू जी थे, प्लस जो चाइनीज प्रीमियर थे जोनुलाई वो ही थे। और प्लस जब हम ताशकंद एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया था, जनरल अयूब खान। और ईयर क्या था इसका, 1966। और जब हम पंचशील एग्रीमेंट की बात करते हैं उसका ईयर क्या था, 1954। आपको ईयर्स डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कराती जा रही हूँ साथ के साथ, ताकि आपकी प्रिपरेशन मिस ना हो। देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा इस आर्टिकल में जो उस टाइम न्यूज़पेपर से उसमें आ रहे थे क्लियरली, आर ट्रूप्स ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स ब्लास्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सोचिए कि हम लाहौर तक एकदम घुस गए थे पाकिस्तान को हराने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको कवर करते हैं। बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई उसके बाद 1970 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के लिए एक मेजर क्राइसिस एमर्ज होकर आता है। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। पहली बार मतलब इलेक्शन कंडक्ट हुए वहां पर, और उसी में क्या वर्डिक्ट होकर आता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो's पार्टी emerged as a winner in वेस्ट पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, उनकी पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में जीतती है। while the आवामी लीग led by शेख मुजीबुर रहमान swept through ईस्ट पाकिस्तान। देखिए जब हम बात करते हैं वेस्ट पाकिस्तान की बच्चों, वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो एक्चुअल में अभी का पाकिस्तान है, तो उस टाइम पे वो क्या था, वेस्ट पाकिस्तान था। और जब हम बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो 1971 में क्या बन जाता है बाद में जाके, बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए 1970 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या वर्डिक्ट आता है कि वेस्ट पाकिस्तान है उसमें कौन सी पार्टी जीती, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसमें कौन जीती, आवामी लीग जीती। द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स। क्योंकि ये जो बेसिकली रिजल्ट आया था बच्चों, वो किसका रिस्पॉन्स था, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ बहुत ज्यादा गलत बिहेव करता था, मतलब उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप का दर्जा उन्होंने दे रखा था। The Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict, nor they were ready to accept the Awami League's demand for a federation.
तो ऐसे में जब लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया पार्टीज को कि हम इसको यहाँ जिता रहे हैं, इसको यहाँ जिता रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसको ये मंजूर नहीं था बिल्कुल भी। उनका क्या मानना था, ना तो हम इस वर्डिक्ट को मान रहे हैं और ना ही हम उसकी डिमांड को मानेंगे आवामी लीग की। तो ये आपको बच्चों नाम वगैरह ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम, ईयर, डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है वेस्ट पाकिस्तान में कौन जीता, किसकी पार्टी जीती, और आवामी लीग कहाँ की पार्टी थी और अंडर किसकी लीडरशिप में। और मैं आपको अगर एक छोटा सा पॉइंट और बताऊं, जब 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन होता है तो जो शेख मुजीबुर रहमान है उसको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए जनरल नॉलेज का मैं बता दूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है। तो जब पाकिस्तान ने बोला ना हम इस वर्डिक्ट को नहीं मान रहे हैं, तो उस अडॉप्ट करने की जगह इन अर्ली 1971 पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड अनलीश्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। वर्डिक्ट तो माना नहीं पाकिस्तान ने, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम का, उसके बदले उसने क्या किया कि जो लीडर्स थे उसको अरेस्ट कर लिया। स्पेशली जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो आवामी लीग के जो लीडर थे, उसको अरेस्ट कर लिया और जो ईस्ट पाकिस्तान थे लोग थे उनके ऊपर टेरर, मतलब उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। नियरली 80 लाख पीपल सॉट रिफ्यूज इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया। तकरीबन 80 लाख, इतनी बड़ी आबादी में जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आए और उन्होंने शरण ली। चाइना एंड यूएसए सपोर्टेड दी पाकिस्तान, और ऐसे में क्या था, चाइना हुआ और यूएसए हुआ, उसने क्या किया कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एंड अ सीक्रेट मीटिंग वाज डन विद चाइना वाया पाकिस्तान बाय यूएसए। और चाइना, उसने क्या किया कि चाइना के साथ एक सीक्रेट मीटिंग मतलब उन्होंने अटेंड करी वाया रूट ऑफ पाकिस्तान। इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, इंडिया ने क्या किया भैया, उसको लगा कि अगर यूएस पाकिस्तान और चाइना कुछ मतलब खिचड़ी पका रहे अपनी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज होने वाली है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है वो हमने अभी तक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया है, तो हमने किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया है। तो ऐसे में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ। कि उसने कहा भाई अगर तुम एक्सेस बनाओगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इंडिया को भी किस चीज की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी उस टाइम पे। सो इंडिया ने ट्रीटी साइन करी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना है कि 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इंडिया ने 1971 में किसके साथ साइन की थी, सोवियत यूनियन के साथ। ईयर, कंट्री और ट्रीटी का नाम, ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। दिस ट्रीटी assured इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। और इस अटैक ने इंडिया को अश्योर किया, मतलब सोवियत यूनियन ने बोला कि इस जो ट्रीटी हम साइन कर रहे हैं, अगर इंडिया पे किसी ने अटैक किया तो वो अटैक सोवियत यूनियन पर माना जाएगा और सोवियत यूनियन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हम रिटेलिएट करें और उनको हराए। फुल स्केल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। और 1971 में क्या हुआ कि फुल स्टेज वॉर हमारे बीच कंडक्ट हुआ 1965 के बाद। अगेन 1971 में पाकिस्तान हारने के लिए आ जाता है, तो फुल स्केल वॉर हुआ। द लोकल पीपल सपोर्टेड द इंडियन आर्मी एंड विद इन 10 days इंडियन आर्मी सराउंडेड ढाका। सोचिए, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ही ढाका को हमने तीनों तरफ से घेर लिया था। एंड पाकिस्तान आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। सोचिए 90,000 पाकिस्तानी आर्मी, जब इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया वो कुछ भी नहीं कर पाई। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा दूं, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा ना, कैसे जो ट्रीटी साइन हो रही है, और इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली थी उस टाइम पर। फाइनली बांग्लादेश वॉज डिक्लेयर्ड अ फ्री कंट्री एंड इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो इंडिया ने भी क्या किया, यूनिलेटरल सीज फायर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेटर कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ, शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972। एग्रीमेंट, लीडर्स एंड ईयर्स, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 3 जुलाई 1972। किसके बीच साइन हुआ? जो उस टाइम में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान से थे। लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पीस, दिस हेल्प इंदिरा गांधी टू वन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 एंड हर पर्सनल पॉपुलैरिटी ग्रो। जो 1971 की वॉर अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी जो लड़ी गई थी, तो उससे हमें एज अ कंट्री तो बेनिफिट हुआ ही था बच्चों, लेकिन जो इंदिरा गांधी की पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जो थे 1971 के, उसमें भी भारी बहुमत हासिल की। कुछ कुछ और इवेंट्स है बच्चों, जो जैसे जब देखा ना कि अटैक्स, जैसे 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से ही सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी हमारे लिए, तो इंडिया ने क्या कहा कि अब हम अपने डिफेंस पर फोकस करेंगे। तो उसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडिया ने 2-3 डिपार्टमेंट बनाए अपने लिए। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1962। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज ये कब बनाया गया? 1965। और इनका मेजर एम क्या था कि जो हमारे आर्म सप्लाईज है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। The third 5-year plan was affected and annual plans were adopted. Fourth 5-year plan was initiated only in 1965। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि कैसे कुछ कुछ रीजंस की वजह से जो वॉर हुई, जो फेमिन आया, जो इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ा, जो 5-year प्लान था उसको बंद कर कर एनुअल प्लान निकालने पड़े 3, और फिर उसके बाद 1969 में जाके 4th 5-year प्लान इंडिया ने अपना लॉन्च किया। तो अगर हम पाकिस्तान की कहानी को आगे बढ़ाएं तो पहले इंडिया से हारा वो 1965 में, फिर 71 में भी मुंह की खा कर गया, लेकिन वो बाज नहीं आता हरकतों से, वो वापस से लौट कर आता है। कब लौट कर आता है? कारगिल कन्फ्रंटेशन, जो आप सभी को पता है 1999। जो शेरशाह मूवी थी वो आपको पता है कि वो थोड़ा सा कारगिल वॉर को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो 1999 में ये वॉर हुई, एक ऑपरेशन विजय भी कंडक्ट हुआ था इसी वॉर में। ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए बच्चों, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है तो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है। सो इसमें पूरा वही बताया कि कारगिल में कैसे कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया और कैसे हमने रिटेलिएट किया, वही छोटी सी इसकी स्टोरी है। तो आप अगर बुक में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो ये बच्चे छोटी सी स्टोरी है, आप लोग अपना जो बुक है ना उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, जो हमारा मैंने ओवरव्यू में आपको बताया था, हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट था। सो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, वैसे तो अगर हम बात करें उसका फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मली कब हुआ था? 2003 में। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन सो के उठी गवर्नमेंट और उसने बोला कि आज हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बना रहे, ऐसा नहीं था। बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए, उसके बाद 2003 में जाके भारत सरकार ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसको कंडक्ट, मतलब बेसिकली फॉर्मुलेट किया। सो कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि अगर हम बात करें, देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो तो कंप्लीटली अगेंस्ट थे कि न्यूक्लियर वेपन्स होने ही नहीं चाहिए। So he pleaded with the superpowers for comprehensive nuclear disarmament। तो उन्होंने क्या कहा, जो सुपर पावर्स थी उनसे अपील की बेसिकली कि हमें न्यूक्लियर जो वो है उसको डिसआर्म कर देना चाहिए। However, the nuclear arsenal kept rising when communist China conducted nuclear tests in October 1964. The 5 nuclear weapon powers USA, USSR, UK, France and China. Also the 5 permanent members of the UN Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty of 1968 on the rest of the world। इसमें देखिए बच्चों 3-4 पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। तो आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से, यूएसए, यूएसएसआर, यूके हुआ हमारा, फ्रांस हुआ और लास्ट हमारा चाइना। ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स है। क्वेश्चन आपसे एक ये बन सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब आई थी,
और इसका एम क्या था, ये ट्रीटी कब आई थी 1968 में, और इसका एम क्या था कि अब से कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो नहीं बना सकती है, मतलब हमें उसको कम करना है, प्रोलिफरेट नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती है। तो ये तो वही बात हुई ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि देखिए क्या हुआ इसमें कि इन पांचों कंट्रीज ने अपने लिए तो न्यूक्लियर वेपन इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो बाकियों से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अब न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए या उनको इंक्रीज ना करें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, एक बार जो रेस शुरू हो जाती है वो खत्म, स्पेसिफिकली आर्म्स की उसमें तो कभी खत्म नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो आपको ये ट्रीटी वगैरह याद रखनी है कि चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया, 1964 में, और 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स कौन थी उस टाइम पर, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जिसको हम बोलते हैं वो कब साइन हुई थी, मतलब आई थी 1968 में। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड दी एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। जैसा मैंने अभी बताया 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो इंडिया ने कहा भाई हम आपकी ये बात नहीं मानते हैं, और हमने हमेशा से इस चीज को रिफ्यूज किया और हमने ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया। इन मई 1974 हमने आगे बढ़ते हुए क्या किया, 1974 में अंडर द लीडरशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट किया। इट वाज बेसिकली अ न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम, ये हमने कंडक्ट किया, और इसके जो पायनियर थे वो कौन थे न्यूक्लियर पावर के, होमी जे भाभा, आपको नाम याद रखना है, ही वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। India test nuclear technology in adverse conditions as in 1973 Arab-Israel war was led to oil shock, increasing oil prices by Arab countries। तो आपको एक क्या याद रखना है कि अरब इजराइल वॉर कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली इस वॉर में क्या हुआ था कि जब अरब इजराइल की वॉर चल रही थी तो जो अरब कंट्रीज थी जो ऑयल के मेजर रिसोर्सेज हेल्ड करती हैं, उन्होंने क्या किया कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी डिफिकल्ट हो गया था कि कैसे खुद को मेंटेन करना है, कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है, साथ के साथ हमें क्या करना था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कंडक्ट करना था। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पॉलिसी थी वो कब आई थी, 2003 में। क्या क्या प्रोविजंस थे वो थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ। India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5 nuclear weapon powers। मैंने वही जो स्टोरी बताई थी अभी आपको कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, खुद ने इतने सारे वेपन्स बना लिए न्यूक्लियर के। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉन न्यूक्लियर स्टेट से कि वो जो प्रोलिफरेशन है उसको ना करे। Thus, India opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign Comprehensive Test Ban Treaty। इसका भी आपको नाम याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि ये इन ट्रीटी का मेजर एम ही यही था कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है ना उनको रोका जाए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गेन करने से। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। इस टाइम पर हमने क्या किया था, ऑपरेशन मतलब हमने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू use nuclear energy for military purposes। Pakistan soon followed, thereby increasing the vulnerability of region to a nuclear exchange। जब इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा था सेम टाइम पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने शुरू कर दिए। और ऐसे में अगर हम ये ट्रीटी साइन कर लेते CTBT और NPT तो इससे क्या होता कि इंडिया वीक फ्रंट पर आ जाता और हम अपने आप को मतलब जो हमारी सोवरेनिटी उसको मेंटेन नहीं कर पाते। The international community was extremely critical of the nuclear test in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan। तो ऐसे में यूएसए ने क्या किया कि भैया अगर इतनी ज्यादा रेस हो जाएगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यूएसए ने इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाके स्टोरी चेंज होती है और हमने कैसे 2005 में आई गेस यूएसए के साथ एक न्यूक्लियर डील भी साइन की थी। तो क्या स्टोरी है वो थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी बाद में।
और देखिए विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड, मतलब बेसिकली वही 2005 में कैसे रिलेशंस जब इंप्रूव होते हैं इंडिया और चाइना के, तो कैसे हम एग्रीमेंट साइन करते हैं पीसफुल न्यूक्लियर यूसेज के लिए। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ credible minimum nuclear deterrence professes no first use and reiterates India's commitment to global verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapon free world। वही जो मैं आपको बता रही थी ना कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के क्या क्या प्रोविजंस थे। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, नो फर्स्ट यूज, यानी जो हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो कभी भी पहले से यूज नहीं करेंगे, हमेशा खुद को डिफेंड करने के लिए यूज करेंगे। और न्यूक्लियर मिनिमम डिटरेंस मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अवॉइड करेंगे ताकि जो वॉर है वो आगे जाके और डिजास्टर्स रूप ना ले ले। तो कुछ कुछ इंडिया के ऐसे प्रोविजंस थे ताकि हमारा बच्चों बेसिक एम क्या था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना है, जैसे हमारा एनर्जी हार्नेसिंग हुआ या अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यही उसके प्रोविजन है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।